हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि आज के टॉपिक में क्या डिस्कस होने वाली है। तो जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर कि लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। तो जी हाँ, आज के टॉपिक में डिस्कस होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। लेकिन यह आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 16 दिसंबर 2021 को हुआ था ऑनलाइन माध्यम में। तो इसको स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट से देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ जाते तो आप लोगों का आंसर 50% सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चंस आप लोग देख लिए हैं, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। तीसरा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। चौथा है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोग देख लिए हैं। तो जानते हैं जितना कि विकास की प्रक्रिया एक दिशीय कभी नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन एक गलत है। दूसरा है कि यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, तो ये भी काफ़ी हद तक गलत है क्योंकि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जहाँ पर भी केवल आएगा तो 99% तक आप लोगों का उत्तर गलत है, तो इसलिए ये भी गलत है। अगला है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हाँ, तो सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, तो यह सही है। चौथा भी देख लेते हैं कि विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो जैसा कि बताए हैं कि केवल वाला ऑप्शन हमेशा गलत होती है। तो केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित नहीं हो सकता। वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का सेम रोल है, कह सकते हैं कि दोनों का बराबर रोल है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसलिए हम लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। विवेचनात्मक चिंतन से समझ रहे हैं कि तर्क के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें बच्चा सोच सके कि क्या करना है, वो अपना दिमाग दौड़ा सके, एक तरीके से ये समझिए। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। तो इसमें 100% दिमाग का यूज हो रहा है कि विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर फर्स्ट सही है। लेकिन फिर भी 3 ऑप्शन जो हम लोगों के बचे हैं उनको भी देख लेते हैं कि भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तो ये बहुत सिंपल सा है, तो बच्चे का ज़्यादा दिमाग यूज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोगों का सेकेंड ऑप्शन गलत है कि पहाड़े लिखे। तो ये भी हम लोगों का गलत है क्योंकि इसमें बच्चे के दिमाग का उतना यूज नहीं हो रहा है। अगला है कि दी गई कविताओं का सुस्मरण करके वाचन करो। तो इसमें सीधे सीधे क्या है कि जो कविता है उसको वाचन करना है, तो इसमें भी दिमाग का उतना तर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वो क्यों। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है कि विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। ओके, ऑप्शन नंबर एक करा है कि विकास की निरंतरता, सेकंड करा है विकास की अनिरंतरता, थर्ड है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, चौथा करा है कि विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास की अनिरंतरता। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 है पारिवारिक समाजीकरण, दूसरा है समकक्षी संबंधों, तीसरा करा है सांस्कृतिक मूल्य और चौथा करा है बच्चों का आत्मसम्मान। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें चारों जो दिए गए हैं चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं कि पारिवारिक समाजीकरण बच्चों के अधिगम से जुड़ा हुआ है,
समकक्षी संबंधों का भी सही है, सांस्कृतिक मूल्य भी सही है और बच्चों का आत्मसम्मान भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए आप लोगों का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। ऑप्शन 1 कर रहा है प्रतिलोमिक चिंतन, 2 है प्रतीकात्मक खेल, 3 है अनुक्रमिक वर्गीकरण और 4 है संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतीकात्मक खेल। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। ऑप्शंस 1 कह रहा है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक है होता है, और सेकंड कह रहा है कि नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। थर्ड कह रहा है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। और चौथा कह रहा है कि नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन 1 कह रहा है अध्यापन और मूल्यांकन, सेकंड है केवल अध्यापन, थर्ड है केवल मूल्यांकन और 4 है प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। जैसा कि पहले भी बताया है कि केवल वाला ऑप्शंस बिल्कुल गलत होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अध्यापन और मूल्यांकन। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि एक विशिष्ट संप्रत्यय को बढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। ओके, अब चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। अवलोकन अधिगम, सेकंड है पाठ, थर्ड है द्वंद्वात्मक अधिगम और 4 कर रहा है अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पार्ट। इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इसका राइट आंसर है सेकंड पार्ट। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। ऑप्शन 1 कह रहा है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, सेकंड है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, थर्ड है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना और फोर्थ करा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें क्योंकि। ऑप्शन 1 कर रहा है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, सेकंड है यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, थर्ड है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता है और 4 कह रहा है बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि हॉवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है क्योंकि। ऑप्शंस कह रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, सेकंड है यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, थर्ड है यह तारक विद्यार्थियों बनाने में मददगार है और 4 कह रहा है यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। बाकी में देखें, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी ऐसे विद्यार्थियों को स्टार देके उसको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं किया गया है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है वाचन का अधिविस्तारण, सेकंड है तार प्रसिद्ध वाचन, थर्ड है नववाद, चौथा है बकवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तार प्रसिद्ध वाचन। अगला देखेंगे, अगला है कि पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पे रूढ़िवादिता की बात कही जा रही है। ओके, तो इसलिए हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक रूढ़िवाद। इसमें आनुवंशिक विभेद की कोई बात नहीं कही गई है और लैंगिक स्थिरता की भी बात नहीं कही गई है, तो इसलिए हम लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लैंगिक रूढ़िवाद। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस फर्स्ट करा है कि अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, सेकंड है स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, थर्ड करा है कि केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, और फोर्थ करा है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो जैसा कि पहले भी बताए थे कि जहाँ पर भी केवल का ऑप्शन आता है तो 100% वो गलत ही है। ओके, तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा में समानता, सेकंड है शिक्षा में साम्यता, थर्ड है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, और फोर्थ करा है विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा में साम्यता। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कर रहा है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। ऑप्शंस अब ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस कर रहा है कि स्वलीनता, सेकंड है गणितीय वैकल्प्य, थर्ड है आलेखीय वैकल्प्य, और फोर्थ है पठन वैकल्प्य। तो यहाँ पे गणितीय की बात कही गई है, तो इसलिए हम लोगों का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि गणितीय वैकल्प्य सही है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। ऑप्शंस कराए कि वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, सेकंड है पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, थर्ड है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, और फोर्थ कला संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए अगर समावेशी में हर तरीके के बच्चे आते हैं तो उनमें कौन कमज़ोर है कौन कैसा है तो उसके माध्यम से पढ़ाना चाहिए। खाली अगर मौखिक माध्यम से ही पढ़ाएगा तो इससे जो कम सुनने में आते हैं बच्चे तो उनके लिए दिक्कत करेगा, इसलिए हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। तो पहला कह रहा है कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था,
ये बिल्कुक सही कह रहा है। अगला देख लेते हैं कि अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। थर्ड है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। और फोर्थ करा बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये सारे ऑप्शंस इसके हिसाब से गलत है, खाली फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि विशिष्ट उपलब्धियों वर्ग में सम्मेलन के। सेकंड है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। और थर्ड कह रहा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। और फोर्थ कह रहा है विचारिक सोच सीखने के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे बेस्ट अगर ऑप्शंस देखें तो सेकंड ही है, क्योंकि इसमें मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। पहला है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, दूसरा है अध्यापक के संवेगों द्वारा, तीसरा कह रहा है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा और चौथा कह रहा है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 1 2 3 ये सब बिल्कुल सही है और फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बच्चे की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। अब ऑप्शन सब देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। ये जहाँ तक लग रहा है बिल्कुल गलत है। अगला देख लेते हैं बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चे के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी अगला देख लेते हैं बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। ये भी सही नहीं है। और फोर्थ कह रहा है कि बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चे के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अगर कभी बच्चे के जीवन से संबंधित अगर उसे कुछ भी पढ़ाया जाता है तो उसे लंबे वक्त तक उसे याद रहता है। फिर भी अगला देख लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक से बच्चे की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, तो ये निगेटिव बातें कर रहा है। अगला है बच्चे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए, ये भी बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। ऑप्शन से देख लेते हैं। एक कक्षा में अध्यापक बच्चे के भय को संभाल नहीं सकता। सेकंड कर रहा है विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। थर्ड करा असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। फोर्थ करा भय का एहसास करने वाला बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो केवल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस फर्स्ट करा है कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। सेकंड है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। थर्ड है इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। और फोर्थ करा है कि इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है कि सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक
अनियमितता की कमी, अपसारी चिंतन। सेकंड है क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। थर्ड है प्रतिक्रियात्मक, अनियमितता की कमी, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मकता। और फोर्थ करा अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक, अनियमितता। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक, अनियमितता की कमी, अपसारी चिंतन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। सेकंड है शिक्षक को कक्षा में बच्चों के स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। थर्ड कह रहा है शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ कह रहा है शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है यह तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। सेकंड है पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रख कर। थर्ड है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर। फोर्थ करा बच्चों के थर्ड करा है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। फोर्थ करा है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग समूह बनाकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। ऑप्शंस कह रहा है हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों को सीख मिलती है। सेकंड कह रहा हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। थर्ड कह रहा है नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। फोर्थ कह रहा है नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? तो ऑप्शंस फर्स्ट करा है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। सेकंड करा है नहीं, बच्चों की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। थर्ड करा है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। फोर्थ करा है कि बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि ऐसे ही आप लोगों को प्यारी प्यारी वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।